हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज़ 2026 के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, डिफेंस या कोई भी एग्ज़ाम, ये सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज की इस पहली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैथ के 20 सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। मैं हर क्वेश्चन को बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा ताकि बिगिनर भी समझ जाएं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट तक के क्वेश्चन एग्ज़ाम लेवल के हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पेन और कॉपी रेडी रखो, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो। इससे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये प्रॉफिट और लॉस का है। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट और लॉस का है। प्रॉफिट और लॉस का है। इसमें देखने वाली क्या बात है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ ना हो और कोई हानि ना हो। अच्छा, जो बोल रहा है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से और अंकित मूल्य सीपी और एमपी 25% अधिक है। यानी 25% का मतलब क्या है, 25% परसेंट इक्वल टू क्या होता है, 25/100। परसेंट इक्वल टू, पहले नोट्स में यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आकर समझ लेते हैं कुछ चीज़। उसके बाद परसेंट इक्वल टू प्रतिशत, यानी कि 1/100। तो यहाँ अगर 25% बोल रहा है या फिर इसका मतलब है 25/100। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो ये है 1/4। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि अगर क्रय मूल्य 4 है, अगर क्रय मूल्य CP इक्वल टू 4 है तो MP कितना है, 1 ज़्यादा है, यानी कि 5। ऐसे भी समझिए कि अगर 100%, अगर मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100% है और 25% ज़्यादा बोल रहा है, यानी कि 125% क्या है, MP। अगर इसको भी आप सिंपल फॉर्म में अगर काटिएगा 100 और रेशियो 125, तो 25 से ये 4 बार में, ये 5 बार में। यहीं पर ये सिर्फ ट्रिक्स है, पहले बेसिक से ही जानिए। क्योंकि अगर CP 100% है उससे 25% ज़्यादा, यानी MP 125%। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो 25 से अगर इसको काटे 4 बार में, इसको काटे 5 बार में, यानी CP मेरा 4 है, MP मेरा 5 है। यहाँ पर लिखते हैं CP इक्वल टू क्या है, CP इक्वल टू 4, MP इक्वल टू 5। इसे अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ और कोई हानि ना हो। इसे अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम पर बेचा जाना चाहिए। तो यानी कि अगर ये 5 MP है मेरा, तो अगर इसको 4 पर ही बेच दिया जाए, यानी कि SP अगर 4 पर ही बेच दिया जाए, अगर 4 पर ही खरीदें और 4 पर ही बेच दें, तो ना तो कोई हानि होगी ना कोई लाभ। यानी कि एक की कमी 5 पर इंटू 100, यानी कि 20%। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आए कि अगर 25% अधिक पढ़ किया जाए या 20% अधिक पढ़ कर दिया जाए, तो आप देखिएगा कि 25 और 20 में ही हमेशा आंसर आता है। यानी कि 25% अगर अधिक है तो आंसर ऑटोमेटिक 20% आप मार सकते हैं। ऐसे देख लीजिए, अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम पर बेचना चाहिए, तो एक कम पर 5 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो 20% पर। तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर है 20%।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है? ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। वे ए से शुरू करके बारी बारी से काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिनों तक इस पैटर्न का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। बी शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले इस दोनों का एक एलसीएम निकाल लेना है। और सबसे पहले इसका क्या है? एक एलसीएम निकाल लेना है। हाँ, सबसे पहले इसका क्या है? एलसीएम निकाल लेना है। यानी कि 25 30 है, यानी कि टोटल वर्क इक्वल टू 150। ये हो गया टोटल वर्क। अब 150 है, 25 यहाँ पर टाइम है, 30 टाइम है, टोटल वर्क यहाँ है। इफिशियंसी कितना है? 150/25 यानी कि 6, 150/30 यानी कि 5। अब बोल रहा है वे ए से शुरू करके बारी बारी से काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन तक पैटर्न इस काम करते हैं। यानी कि ए पहले, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी इस तरीके से 5 दिन काम। यानी कि 6 5 6 5 6, यानी कि 6 6 12 12 6 18 18 और 10 28, 28 काम हो चुका। बचा कितना काम? 122। अब ए तो काम छोड़ दिया, तो अब बी काम करेगा इसको 122/5, क्योंकि टोटल वर्क 122 है, इफिशियंसी 5 है। तो हम जानते हैं क्या कि टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है, टाइम निकालना है, तो 122/5 यानी कि 24.4। अगर इसी को देखा जाए 24.4 में, यहाँ नहीं देखे 24, अच्छा 24/4/10 यानी कि 24/2/5, यानी हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, फिर अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की से करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभ के बिंदु पर वापस भी आ जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत गति क्या थी? चलो, तो औसत गति बराबर क्या होता है ये पहले देख लो। औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल लगा समय। तो अब औसत गति निकालना है, यहाँ पर बोल रहा है। तो सबसे पहले कुल दूरी देखेंगे। कुल दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, 120 किलोमीटर। फिर अगले 100 किलोमीटर की यात्रा, और 75 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। यानी कि 220 जब इधर से गया है तो वापस भी तो फिर 220 लौटेगा। यानी कि टोटल दूरी 440 किलोमीटर है। हाँ, 220 440 किलोमीटर है। बटा अब क्या बोल रहा है? अपॉन में क्या करना है? कुल लगा समय। तो यानी कि 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कर रहा है, तो यानी कि 1.5 घंटा उसको यहाँ लगा। देख लीजिए, 120 किलोमीटर है बटा 80, इसको यहाँ से काटे यानी 3/2 यानी कि 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 घंटा उसको यहाँ लगा। फिर 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर यानी 2.5 घंटा यहाँ लगा। 100/40, यानी कि अगर हमको यहाँ से समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 100 दिया हुआ है, चाल 40 है, इसको काट 10/4 यानी कि 2.5 घंटा। 2.5 घंटा यहाँ से, और फिर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभ बिंदु पर आता है। यानी कि टोटल दूरी 220 इधर था और वो 75 के स्पीड से आ जाता है। अगर इसको काटे तो 44 बटा और ये 15, और 44/15 यानी कि कितना हो गया? 15 दूनी 30। अच्छा, इसको इसी तरीके से रखते हैं, ठीक है। यानी कि 44/15 ही। अब 44/15 यहाँ पर तो यही रखना है, ठीक है। अब 1.5 यहाँ 4 आ गया, ठीक है। 1.5 + 2.5 कितना? 4, यहाँ पर 4, इसको हटा दो यहाँ से। फिर 15 × 60, ठीक है। यहाँ लिखो ना 440 टोटल है, बट्टा कितना हो गया? 15 × 60 और 60 44 कितना हो गया? 104। 104/15 यानी 104/15। अब इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं है। 2 से काटो 220, ये कितना से हो गया? 52 से हो गया। फिर ये कटेगा 110, ये कटेगा कितना से? 26 से।
अब ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसको फिर निकालो। तो 15 11 को करना है, तो 15 11 कितना होगा, पहले इसको काटो, यहाँ से मिटाओ सबको, ज़्यादा यहाँ पर जगह हाँ भर गया है। तो यहाँ पर फिर क्या करना है, अब इसको देखो बढ़िया से। तो यहाँ पर क्या है, 110 गुने 15 बटा 26, यानी 15 11 कितना 1650 बटा 26। 26 को 1650 से दिए तो 26 छक 156 आया 9 जीरो, फिर 26 दिया 78 12.0, फिर 26 चक 104 यानी 63.4, एक ही ऑप्शन है 63.4, ये आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, अगला क्वेश्चन अरे सॉरी ये है। अगला क्वेश्चन है 8 पुरुष एक कार को 45 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। जैसा कि अभी हम जस्ट तुरंत बताएं, क्या बताएं कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी। बस इसी पर टाइम वर्क का टोटल क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर 8 पुरुष दिया हुआ है, ठीक है। टोटल वर्क अभी हमको पता नहीं है, तो 8 पुरुष दिया हुआ है इफिशियंसी में, ठीक है। 8 पुरुष 8 मैन दिया हुआ है, टाइम कितना है 45 दिन है, ये टोटल वर्क होगा। और 8 महिलाएं उसी कार को 18 दिन में करती है, उसी कार को, यानी कि वर्क, इसका वर्क और इसका दोनों का वो टोटल वर्क क्या है, सेम है। ये भी वही काम पुरुष जो 8 पुरुष जो 45 दिन में जिस कार को करता है, वही कार को 8 महिलाएं 18 दिन में करती है, यानी कि वर्क तो टोटल सेम है। यानी कि अगर इस साइड लिख दिया जाए 8 वोमेन 18 दिन में करती है, तो यहाँ से वोमेन और मैन का जो है इफिशियंसी निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 8 से 8 खत्म, 18 से 9 दूनी 18, फिर 5 45, वोमेन बटा मैन। अगर मैन इधर आएगा तो ये कितना होगा 5 बटा 2, यानी वोमेन का एफिशिएंसी 5, मैन का 2। अब किसी साइड इसको पुट कर दिए, या तो वोमेन साइड या तो मैन के साइड में। तो यहाँ पर क्या था 45 इंटू 8 एम का एफिशिएंसी क्या है 2, यानी कि 16 गुने 45 कितना होगा 16 से 640 और 720 टोटल वर्क है, 720 टोटल वर्क है। इफिशियंसी भी हम दोनों काम को पता चल गया है, निकालना क्या है वो देखेंगे। चलो टोटल वर्क 720 पता चल ही गया है, अब आगे देखना है क्या निकालना है। आगे क्या करना है, 5 पुरुष यानी कि 5 पुरुष यानी 5 मैन का एफिशिएंसी 2। और क्या बोल रहा है, अच्छा ये चीज़ एक ध्यान रखना है टाइम वर्क में, जहाँ पर और दिया रहे यानी उसका मतलब है जोड़ना है, जहाँ पर अथवा या इंग्लिश में और दिया हुआ है वहाँ पर किसी एक को लेना है, या तो 5 पुरुष को लेना है यानी कि 8 महिलाओं को लेना है। लेकिन यहाँ पर और बोल रहा है तो इसमें जोड़ना है, यानी 5 दूनी 10 और 8 महिलाओं को भी, यानी 8 5 यानी 8 वोमेन है, वोमेन का एफिशिएंसी 5 यानी कि 40, यानी 40 10 50 यानी कि 50। कितने दिनों में पूरा करेगी, हम लोग को टाइम निकालना था। तो टाइम जैसे कि बता चुके हैं कि टाइम इनटू इधर इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क। अब जो दिया हुआ है 3 चीज़ में 2 चीज़ दिया हुआ उसको पुट करके तीसरा चीज़ निकाल देना है, यानी कि 5 पुरुष 8 महिलाएं उसकी कार को कितने दिन में पूरा करेगी, यानी कि टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क दिया हुआ है 720, इफिशियंसी आ गया 50, तो 50 इंटू टाइम इक्वल टू 720 0 72/5 यानी कि 14.4। अगर इसको पिछले क्वेश्चन में भी तो सेम यही लगता है ऑप्शन था 14.4। डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बदले 1, इसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। पहले हमको भी वो दिक्कत होता है, डेसिमल ये हटा, इसकी जगह पर 1 आया और इसके बाद एक 4 है तो यहाँ पर 0, अगर और भी कुछ रहता तो यहाँ पर एक 0 था। तो 144/10 यानी कि 14.4। अगर इसको और भी काटना है तो काट दीजिए, 72/5 यानी कि 5, 14 × 70 2 14/5, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते भी जाना है, देखते जाना है। इससे धीरे धीरे जैसे अगर हम जिस तरीके से स्पीड से कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी देखिएगा तो आपका भी धीरे धीरे स्पीड बन जाएगा। अगर आपको भी धीरे धीरे करने का हो जाएगा तो एग्ज़ाम में वो आप स्पीड नहीं ला पाइएगा। तो थोड़ा सा देखते रहिए, धीरे धीरे आप खुद समझिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 6^25 + 6^26 + 6^27 + 6^28 किससे विभाज्य होगा। तो एक काम करिए, इसमें 6^10
क्या कॉमन लेना है, तो 6 पर पावर 25 कॉमन लेना है। इससे क्या होगा 1 प्लस 6 पर पावर 1 प्लस 6 पर पावर 2 प्लस 6 पर पावर 3। अच्छा, अब ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पावर में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कि पावर में a पर पावर m इंटू ए पर पावर n अगर है तो ये a पर पावर m प्लस n हो जाता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये a क्या है, बेस सेम क्या है। अगर जैसे 2 पर पावर 4 है और 2 पर पावर 6 है, देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो इसको 2 पर पावर 10 यहाँ पर से होगा। ध्यान कुछ कुछ चीज़ का देना है, जैसे कि a पर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, जैसे कि अगर 2 पर पावर 0 है तो 1 है, या फिर 1 को अगर कहीं पर 1 दिया हो, जैसे यहाँ पर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6 पर पावर 0, लेकिन अगर 1 लिखना है तो 1 ही लिखिए। यहाँ पर क्या था 6 पर पावर 25 और इंटू अगर यहाँ पर लिखते हैं 6 पर पावर 0 तो क्या होता है इंटू है और पावर जुटता, देखिए 25 प्लस 0 क्या होता है 6 पर पावर 25। यही देखिए फिर 6 पर पावर 25 इंटू 6 पर पावर 1 होगा, क्योंकि हर एक से सिंप्लीफिकेशन में इससे फर्स्ट पहले इसको मिटाते हैं नीचे में, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 पर पावर 25 सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई और सबका एडिशन सम अप यहाँ पर होगा। तो 6 पर पावर 25 इंटू 6 पर पावर 0 तो क्या होगा 6 पर पावर 25 प्लस 0 यानी कि 6 पर पावर 25। देखिए सेम रह गया 6 पर पावर 25। फिर 6 पर पावर 25 इंटू 6 पर पावर 1 तो क्या होगा, देखिए बेस दोनों का सेम है, पावर क्या होगा ऐड होगा। 6 पर पावर 25 प्लस 1 इक्वल टू 6 पर पावर 26। देखिए 6 पर पावर 26, 6 पर पावर 25 इंटू 6 पर पावर 2 इक्वल टू क्या होगा 6 पर पावर 27, क्योंकि पावर दोनों क्या होगा ये दोनों ऐड होगा, बेस क्या है यहाँ पर सेम है। उसी तरीके से 6 पर पावर 25 इंटू 6 पर पावर 3 इक्वल टू क्या होगा 6 पर पावर 28, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा। तो इसलिए यहाँ पर 6 पर पावर 25 को यहाँ से पहले इसको इरेज कर देता है सबसे पहले। हाँ यार पहला वीडियो है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पता नहीं किसे इसको मैनेज करना है, क्या करना है नहीं करना है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। हाँ तो 6 पर पावर 25 को यहाँ पर से कॉमन ले लिए, इसलिए यहाँ पर 6 पर पावर 0 भी लिख सकते थे या फिर 1 भी लिख सकते थे, दोनों चीज़। यहाँ पर आपको पता चला होगा कि 6 पर पावर 1 क्यों लिखे हैं, यहाँ पर 6 पर पावर 2 क्यों लिखे, यहाँ पर 6 पर पावर 3 क्यों लिखे। अच्छा, अब 6 पर पावर 25 को कॉमन रहने ही दीजिए। 1 प्लस 6 पर पावर 1 6, 6 पर पावर 2 36 और 6 पर पावर 3 216। अच्छा, ये भी बहुत को दिक्कत होता है कि 6 पर पावर 2 का मतलब क्या है, 6 पर पावर 3 का मतलब क्या है, 6 पर पावर 4 का क्या मतलब है, और 6 इंटू 4 में क्या डिफरेंस है, 6 इंटू 2 में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर 6 पावर मीन्स 6 को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 पर पावर 2 है यानी कि 6 को 6 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 पर पावर 3 यानी कि 6 को 6 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 पर पावर 4 यानी कि 6 को खुद से ही 4 बार मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से 6 पर पावर 5 यानी कि 6 को 5 बार 6 से ही गुना करना है, इस तरीके से। और 6 इंटू 4 यानी 24, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 यानी 18। अब जैसे देखिए यहाँ से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नहीं तो फिर ज़्यादा ही ये बढ़ रहा है। ठीक, अब यहाँ से देखना है 216 और 36 कितना हो गया 252, 252 और फिर 7 कितना हो गया 259। तो आंसर कितना होगा 259 ही होगा, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए ये इसको ऐड करके ये आया 259 इंटू 6 पावर 25, तो 259 से तो कटेगा ना, 259 से। अच्छा, हम बताने क्या वाले थे वो सुनिए, जैसे कि ये हम बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल अब समझिए। अच्छा, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आज पहला वीडियो है, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे तो मेरा भी थोड़ा एजुकेशन टूटेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से भी पढ़ा पाएंगे। अच्छा, ये देखिए बता, अरे यार क्या दिक्कत है इसमें। अब देखिए जैसे 8 पर पावर 4, 8 पर पावर 5, 9 पर पावर 4, 10 पर पावर या फिर 2 पर पावर 10। अब इसका क्या मतलब है कि 8 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है।
8 को पावर 5 है, पावर 5 यानी कि 5 बार, 5 बार, ठीक है। पावर मीन्स टाइम्स, ये ध्यान में रखना है। 2 पर पावर 10 यानी कि 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये काउंट कर लीजिएगा, 3 3 6 2 8 और फिर 2 10। 9 पर पावर 4 यानी कि 9 को खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसी का कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यही है, जब मल्टीप्लाई का बताएं तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होता है। फिर जब डिवीजन होता है तो उसमें मल्टीप्लाई, जैसे a पर पावर b है इंटू a पर पावर, अच्छा m मान लो a पर पावर n, तो a पर पावर क्या होता है m प्लस n। अगर a पर पावर m है डिवाइड a पर पावर n है तो ये क्या होता है, पावर माइनस होता है, यानी a पर पावर m माइनस n। ये छोटा छोटा चीज़ है, आगे भी कवर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को देखना है, ठीक। आगे क्या देखना है अब ये समझिए। ये पहले हटाओ यहाँ से, फिर आ जाओ। 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हाँ, तो ये फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये है 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी कि संकेंद्रित यानी कि कंसेंट्रिक, हाँ कंसेंट्रिक, अच्छा ठीक है, तो जो भी है वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे भी ध्यान से निकल गया है। तो ये है कंसेंट्रिक, मतलब कि जिसका सेंटर सेम हो, ठीक। यानी कि अगर ये सेंटर सेम है, इससे 2 हो 3 हो 4 हो, कितना भी सर्किल हो, उसी को बोला जाता है संकेंद्रित त्रिज्याएं। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें 2 दिया हुआ, यानी कि इसका जो सर्किल होगा इसमें बस 2 सर्किल है। अब ध्यान क्या देना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें 2 सर्किल है, पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं सर्किल। ये पहला सर्किल, ये दूसरा सर्किल। यहाँ पर इसका पॉइंट है, ये बोल रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्याएं जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्याएं जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो जीवा की लंबाई बताइए। यानी कि ये कॉर्ड बताना है कि ये कितना लंबा है यहाँ से यहाँ तक। तो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहले कि जब भी कोई सर्किल का टेंजेंट यहाँ से गुजरता है तो उसको 90 डिग्री पर काटता है। तो ध्यान ये देना है कि पाइथागोरस हाँ, तो ध्यान देना है कि 6 सेंटीमीटर यहाँ है, 10 सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, ये देख लीजिए क्या होता है। ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ पर 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 6 में से 36 गया हुआ 64, बेस इक्वल टू क्या होगा, √64 यानी प्लस माइनस 8। यहाँ पर पॉजिटिव में लेना है, निगेटिव में लेना नहीं है, तो ये 8। और हाँ, ये 2 थ्योरम है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जब टेंजेंट गुजरता है तो एक तो पहले इसको 90 डिग्री पर काटता है और दूसरा ये इसका मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 हुआ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मध्य में है, ये बिंदु इसके मध्य में है, तो ये 8, तो ये 8, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, यानी कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, और फिर यहाँ से क्या है, कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये पहले जानना है कि साइन 1 किसका वैल्यू है। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो यानी कि a प्लस, इसको अगर साइन a प्लस बी इक्वल टू अगर साइन 90 डिग्री, तो साइन साइन कैंसिल, यानी a प्लस बी इक्वल टू 90। फिर यहाँ से कॉस a माइनस बी बराबर कॉस 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू।
तो a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, a बराबर इस दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दीजिए, यानी कि 90 60 150 बटा 2 यानी 75, और b इक्वल टू इसको माइनस करके आधा, 90 में से 60 गया 30, 30 का आधा 15। और उतना एडवांस में नहीं जाना है तो सिंपल में सॉल्व करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 60। अब यहाँ से प्लस करेंगे, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, यही बात हो जाता है 2a इक्वल टू 150, a बराबर 75 डिग्री। अच्छा, याद करने का ट्रिक क्या है वो थोड़ा देख लीजिए कि साइन कोस टेन, इसका वैल्यू याद करने का थोड़ा सा बस 2 मिनट इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं तुरंत में, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो ये चार्ट है, सबसे पहले चार्ट को देखना है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। सबसे पहले यहाँ पर साइन, ये कॉस, ये टेन, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलो यहाँ से ये इस तरीके से करना कुछ नहीं है। 0 में 0/4 इसका रूट, 1/4 इसका रूट, 2/4 इसका रूट, 3/4 इसका रूट, 4/4 इसका रूट। कॉस में बिल्कुल पलट देना है, 4/4 का रूट, 3/4 का रूट, 2/4 का रूट, 1/4 का रूट और 0/4 का रूट। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो साइन का वैल्यू आए, कॉस का वैल्यू आए, इसको अपॉन कर दिए, या फिर इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, 0 1/√3, पहले में 1 लिखिए, फिर √3 और फिर इन्फिनाइट, और इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कि साइन का जो भी वैल्यू हो उसको अपॉन कर दीजिए, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर 0 है तो उसका उल्टा यहाँ पर इन्फिनाइट होगा। यहाँ पर अगर वैल्यू 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल बस कर दीजिए, 1/2 है बस इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, 1/√2 है इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, यहाँ √3/2 है तो 2/√3 होगा, रेसिप्रोकल कर दिया। यानी कि साइन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, कॉस इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, tan इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। उसी से आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, 1 सेकेंड बस बता देते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, साइन का रेसिप्रोकल यानी कि साइन बराबर 1/cosec थीटा, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, और फिर लास्ट बच गया tan इक्वल टू 1/cot थीटा। इससे ये एक चीज़ और निकलता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, निकालना यहाँ पर क्या था, a इक्वल टू 75 डिग्री और b इक्वल टू हमारा क्या था 15 डिग्री। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, बस ध्यान इसमें रखना है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें ध्यान बस हमेशा एक ही चीज़ रखना है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग आपको लगाना नहीं है। यहाँ पर जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको बस आपको नोट डाउन करना है। 900 मीटर एक लंबी ट्रेन है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू, पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 900 मीटर लंबी ट्रेन है। अच्छा, 900 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करना है, 900 मीटर प्लेटफॉर्म को भी, यानी टोटल डिस्टेंस 1800 मीटर है। उसको पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम निकालना है। तो यहाँ जैसे सबसे पहले हम बता चुके कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, अगर टाइम पूछा है तो स्पीड को उधर भेज दीजिए, तो इक्वल टू का साइन इधर है, इधर अगर गुना में तो इधर जाके अपॉन में डिवाइड होगा, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो इसको पहले इरेज करते हैं। सबसे पहले आज का पीपीटी जो बना है थोड़ा सा स्पेस कम है, कल से कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रहे तो समझाने में आसानी होगी। अच्छा, ये ध्यान रखना है, यहाँ से हम लोग को स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ 1800 मीटर आया, टाइम क्या है। अच्छा, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में है तो कोशिश करिएगा कि जो स्पीड यहाँ पर हो उसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर
यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में होता तब इसको किलोमीटर पर आवर रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ सबसे पहले इसको बदलना है, तो इसको क्या क्या 108 × 5/18 यानी कि 6 × 5 30। अच्छा टाइम ही निकालना है, अरे यार उल्टा ही कर दिया, यहाँ स्पीड यहाँ टाइम, चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो आप समझ गए हो कि क्या निकालना है। तो 1800/30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से मीटर मीटर खत्म, सेकेंड ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर से 60 सेकेंड। अच्छा ध्यान रखना क्या, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ बस ध्यान रखना है, छोटा चीज़ है ये। 5/18 और 18/5 कहाँ से आया, ये चीज़ थोड़ा देख लीजिए। ऐसे बहुत लोगों को पता होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को थोड़ा सा बस 1 मिनट बस लगेगा, थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूँ। हाँ तो ये यहाँ से आया कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अच्छा तो 1 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड है, स्पीड बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप ये दोनों को कटिए तो 10/36 यानी कि 5/18, यहाँ से ये 5/18 आया। अच्छा अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में PAB एक छेदक रेखा है, ठीक है, PT एक वृत्त के स्पर्शक। अच्छा इसका भी कुछ सिंपल सा ट्रिक है, ये भी देखिए ध्यान में। इसका 2 कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट यही है, ये इस तरीके से। अच्छा ठीक, हाँ यही है। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ है PT, ठीक है, और फिर PAB, ठीक है, यहाँ से ये, फिर यहाँ से PAB, यहाँ से मान लिए P, यहाँ से इस तरीके से P, और फिर कुछ भी रख लिए PMN, इसे इस तरीके से रख लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है सेकेंड वाले का, कि PT² = PA, और ये पूरा PA × PB। ये थोड़ा सा क्लियर समझिएगा यहाँ से, कि PT², ये नीचे वाला PT² = फर्स्ट PA और ये फिर पूरा PB, यानी PA × PB। यहाँ पर क्या होता है PA × PB = PM × PN। ध्यान से देखिएगा, PA × PB पूरा, PM × PN, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंड वाला जो यहाँ पर है उससे पूछ रहा है, तो ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, यहाँ से इसको मिटा दिया। अब यहाँ से आ जाओ, तो PT² यहाँ पर जैसे, यानी कि PT² = PA × PB पूरा, PT² = 8 का स्क्वायर 64, PA यहाँ से 6 है, PB पूरा 6 + 6 होगा, क्योंकि ये इतना दूरी 6 और ये इतना पूरा दूरी x है, AB = x है, तो यानी कि पूरा डिस्टेंस 6 + x होगा, तो 6 + x यानी 64 बराबर 36 + 6x। 36 उधर गया यानी 28 बराबर 6x, तो x बराबर क्या होगा 28/6, 14/3, 14/3, यही तो निकालना था। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये किस तरीके से किए, 6 × 6 36, 6x, 36 उधर गया, यानी बताए थे = का जब साइन रहता है, जब LHS में भेजिएगा या फिर RHS, तो साइन क्या होता है इंटरचेंज होता है, यानी प्लस का है तो वो माइनस में होगा, यानी यही प्लस इधर गया तो यानी कि माइनस हुआ, यानी कि 64 में से 36 तो 28। यहाँ 6 × x है, तो यहाँ पर जब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड में, यानी 28/6, 14/3। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कितने समय में 10,000 रुपये पर 4% वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 पर 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज पे मिलता है। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 10,000 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पर दोनों केस में दिया हुआ है कि जो मेरा SI है वो दोनों केस में सेम है। तो पहले कंडीशन में क्या है, प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, रेट मेरा 4% है, टाइम तो हमको निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है, अपॉन 100 इक्वल टू सेकेंड केस में प्रिंसिपल मेरा 8,000, टाइम मेरा 4, रेट मेरा 5% अपॉन 100 से 100 कैंसिल, 30 से इधर 30 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 8 पचे 40 यानी कि 10 इंटू टी इक्वल टू 40। तो टी का वैल्यू क्या होगा, 40/10, ये मल्टीप्लाई में हो जाके डिवाइड यानी कि 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है जब वे सभी एक साथ कार्य करते हैं। तो इसका भी पिछले क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि मेल अगर कोई है, अच्छा मेल बोलते हैं, मैन अगर कोई है वो 10 दिन में काम करता है, बॉय को है वो 15 दिन में काम करता है, और फिर वोमेन कोई है वो 30 दिन में काम करती है। तो तीनों का एक एलसीएम ले लीजिए ताकि एक वर्क को कांस्टेंट बना दीजिए, वर्क को एक कांस्टेंट बना दीजिए, यानी कि 10, 15, 30 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो 30। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि टोटल वर्क, एक ही चीज़ आपको बस हमेशा याद रखना है इस चैप्टर में कि टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफिशिएंसी। तो यहाँ टाइम दिया हुआ है तीनों का, टोटल वर्क भी दिया हुआ है, तो इफिशिएंसी निकल जाएगा। तो टोटल वर्क 30, टाइम 10, इफिशिएंसी 3, फिर बॉय का इफिशिएंसी 2, फिर वोमेन का इफिशिएंसी 1। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ से तो आ गया 3, 2 और 1। अच्छा, अब बोल रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करें, तीनों साथ मिलकर काम करें, यानी कि 3, 2, 5 और 1, 6, 3, 2, 5, 5, 1, 6 तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में, 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ था नहीं। बस ध्यान रखना है आपको इस चैप्टर में क्या, कि हमेशा टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफिशिएंसी। दो चीज़ दिया होगा, तीसरा चीज़ पूछेगा, तीसरा चीज़, दो चीज़ इक्वेशन में देकर तीसरा चीज़ निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो इसका वैल्यू, अच्छा इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। किस तरीके से, तो पहला तरीका जो हम लोग का होगा, यानी cos थीटा, हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते पहले बता दिया जाए कि आप याद कर सकते हैं, पहले तो ट्रिक हर किसी को याद होगा, लेकिन नहीं भी याद है तो याद रखिए, cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू होता है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, जो कि बेस से खड़ा हो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि शीर्ष। ये जो बेस से जो लेटा हो यानी आधार, यानी कि बेस, और ये जो दोनों पॉइंट है इसको हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, यानी कि शीर्ष अपॉन कर्ण। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा कर्ण। और अगर आपको टेन थीटा याद करना हो तो याद कर लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर साइन थीटा अपॉन आप कॉस थीटा भी कर दीजिए तो आपको वही आएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, P/H, कॉस थीटा का P/B। आप जब करिएगा इसको तो P/H इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से कटा बेस अपॉन P/H और अच्छा B/, यहाँ पर B/H, अच्छा B/H, तो यहाँ से बेस अपॉन हाइट आया, ठीक है, सॉरी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड और दूसरा क्या है, रख कर,
वैल्यू को रखकर जो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू √3/2, यानी कि इसे भी पता है कि इसका वैल्यू 30 डिग्री है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से आइए, ये हम लोग को पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, यानी आधार हमारा √3 है, कर्ण 2 है, यानी कि लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है, इसे कि पता है, लंब स्क्वायर, अरे यार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस दिया हुआ है 2 का स्क्वायर 4, बेस का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है √3 का स्क्वायर 3, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 1, p बराबर 1, p बराबर 1। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/3 का होल स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 1/4, इसका आंसर 1/4। ये तो हुआ हमारा पहला तरीका या फर्स्ट स्टेप। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वैल्यू पुटिंग मेथड, यानी कॉस थीटा इक्वल टू √3 है, यानी कि कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। अच्छा ठीक है, यानी थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री है। तो अब यहाँ से दोनों चीज़ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या करना है, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 है, 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू बस 30 डिग्री कर दो, ये ज़्यादा सिंपल है, पर एग्ज़ाम में पहला तरीका ही काम आता है। दूसरा तरीका थोड़ा सा, अगर यहाँ तो दिया हुआ था थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू फिर √3/2 का होल स्क्वायर, वही करेगा तो 1/3 इंटू 3/4 कैंसिल, 1/4। ये चीज़ पर ध्यान आपको देना है एग्ज़ाम में, जो जितना बेसिक से आप बना सकते हैं। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद आप जितना एडवांस ट्रिक पर ये चीज़ पर शिफ्ट हो सकते हैं, पर अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक पर ध्यान देना है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 3x³ + 5x² + 12xy² + 7y³, इसका मान है x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो सिंपल वैल्यू पुटिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। 3x³ यानी -4 का क्यूब कितना होगा, -64 प्लस 5x² -4 का होल स्क्वायर 16 इंटू y -1 प्लस 12x -4 इंटू y² यानी कि -1 का होल स्क्वायर 1। अच्छा ये चीज़ एक और स्क्वायर का पावर का बताना भूल गए थे, यहाँ पर हम बता देंगे, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। प्लस 7y³ यानी -1 का होल क्यूब, यहाँ पर क्या हो गया, -192 हुआ, फिर -80 हुआ, फिर -48 हुआ, और फिर -7 हुआ, हर कुछ माइनस में ही है। तो 192 48 कितना हो गया, 240, 240 और 80 320 और 327, यानी कि -327। ये चीज़, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा हाँ, बताने वाले क्या थे वो आप ध्यान रखिएगा कि पावर जब भी ऑड नंबर में हो, या फिर देखिए -1 पर पावर 3 हो और फिर -1 पर पावर 4 हो, जब भी पावर ऑड में हो तो हमेशा वैल्यू निगेटिव आती है, और जब भी पावर इवन हो तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है, यानी कि -1 पर पावर 4, तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू 1 होगा, जबकि यहाँ पर पावर ऑड है तो यहाँ पर वैल्यू -1 होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे -2 पर पावर 3 क्या होगा, -8, -2 पर पावर अगर 4 पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 16 होगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिंपल चीज़ है पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 4 संख्याएं इतना इतना है और y अनुपात में, तो y का मान क्या होगा। सिंपल है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी x/y प्रोपोर्शन m/n होता है, तो इसका मतलब क्या है कि y × m इक्वल टू x × n। अच्छा इसको किस तरीके से देखना है, इसे देखना है, रेशियो मतलब होता है कि अपॉन डिवाइड x
रेशियो वाई यानी एक्स डिवाइड बाय वाई इक्वल टू, यानी प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, इक्वल टू एम अपॉन एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए यही चीज़ है, y इंटू एम इक्वल टू एक्स इंटू एन। बस यही चीज़ यहाँ पर भी देखना था कि 39 रेशियो 117 प्रपोर्शन 17 रेशियो y, तो यानी कि 39 इंटू वाई इक्वल टू 117 इंटू 17, ये 3 से ख़त्म हुआ, यानी y इक्वल टू 51 आ गया, 17×51। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार बता दें कि x रेशियो y प्रोपोर्शन m रेशियो n है, तो ये दोनों y इंटू एम इक्वल टू एक्स अपॉन एन, x इंटू एन। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि x रेशियो है यानी x बटा वाई, प्रोपोर्शन यानी इक्वल टू m अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एन इक्वल टू वाई इंटू एम, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 39/117 बराबर 17 बटा वाई। यहाँ से 39 तिया 117, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से 1 है तो y इंटू 1 इक्वल टू 17 तिया 51, यही है y का वैल्यू 51 आया। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। अच्छा, मेंसुरेशन में हर चीज़ आपको याद रखना है, किसका आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है। जैसे कि गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, यानी कि गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मेंसुरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है, गोले का आयतन, फिर शंकु का आयतन, तो शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर और किसका अभी तो ध्यान नहीं रहा था। अच्छा, आयतन से एक चीज़ क्लियर कर दें, आयतन इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। अगर आपको कुछ किसी का फॉर्मूला याद रहे ना रहे, पर इतना ज़रूर याद रखिएगा कि आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर बेलन का पूछा जाए, ठीक है, पहले इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या है। जैसे आयतन बराबर कोई भी किसी भी चीज़ का आयतन अगर आपसे पूछ ले और अगर आप भूल गए हो उस टाइम कि क्या होता है, तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए बेलन का, ठीक है, बेलन, तो यहाँ पर सबसे पहले बेलन में आधार क्या है, आधार है वृत्त, यानी सॉरी, आयतन इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल यानी बेस एरिया, आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बेस सर्किल है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर क्यूब में भी देख लीजिए, क्यूब बेस क्या है स्क्वायर्ड का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, और इसका हाइट क्या है ए, इसलिए क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। अगर वही देख लीजिए क्यूबॉइड में देख लीजिए, तो क्यूबॉइड क्या है, इसका बेस क्या होता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका इंटू हाइट, यही आयतन हो गया। और तो किसी का याद आ नहीं रहा है, और किसी का भी याद नहीं आ रहा है, पर आप देख लीजिएगा हर किसी में ये हो जाता है प्रूफ। अब इसको पहले मिटा लेते हैं। अच्छा, मिटाना क्या ज़रूरी है, रहने दिया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये फिर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है 3। अच्छा, ये एग्ज़ाम टाइम में इसको इतना ना लिखकर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 3s माइनस सी अपॉन सी प्लस एस इक्वल टू 1। सिंपल, बस इसी पर जाना, जितना बेसिक जाइएगा उतने आसानी से आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। यानी 3s माइनस सी इक्वल टू सी प्लस एस, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अब s को एक तरफ कर दिए, c को एक तरफ कर दिए, यानी कि ये प्लस में s है तो इक्वल टू के उधर जाकर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 3s माइनस एस इक्वल टू c, ये माइनस का c है तो उधर जाके क्या होगा प्लस का c, यानी 2s इक्वल टू 2c। ये यहाँ से सॉरी 2 ख़त्म, यानी कि s बराबर c, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और ये तभी होता है जब थीटा का वैल्यू
45 डिग्री हो। आप देख लीजिए कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस का वैल्यू 1/√2 होता है। पूछ क्या रहा है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये तो याद करने का चार्ट जिसे दिए थे आप याद कर लीजिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर यहाँ पर इसका वैल्यू 0/4 का रूट, यहाँ 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट और यहाँ पर 4/4 का रूट। कॉस थीटा में 4/4 का रूट, 3/4 का रूट, 2/4 का रूट, इसी तरीके से बस याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक क्या है पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में बस आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें भी दिमाग आपको लगाना नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर से बोल रहा है क्वेश्चन कि दो धावक यहाँ पर हैं, एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार ट्रैक है, 200 मीटर का ये वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है, 200 मीटर का ये वृत्ताकार ट्रैक है। एक 18 सोनी जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रही है, वहीं मोनी जो है वो 24 किलोमीटर पर किलोमीटर के स्पीड से भाग रही है और गति से समान दिशा में, अच्छा समान दिशा में भाग रही है। अच्छा, ये चीज़ बस याद रखिएगा हमेशा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 200 मीटर, स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दोनों क्या है, सेम दिशा में। जब भी सेम दिशा में भागे तो स्पीड क्या होता है, हमेशा दोनों का माइनस हो जाता है, यानी कि 24 माइनस 18 यानी कि 6 और किलोमीटर है, लेकिन हमको तो लाना है किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, आंसर जो भी है सब सेकेंड में दिया हुआ है। तो 6 इंटू 5/18 इंटू टाइम। अच्छा, 5 से ये खत्म हुआ कितने बार में, 40 बार में, फिर 6 तिया 18, ये 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 40 इंटू 3 यानी 120 सेकेंड। अच्छा, ये जब सेम में था तब तो माइनस हुआ, अगर वही जब रहे कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागे तो स्पीड क्या होता है, दोनों का ऐड हो जाता है, और जब सेम दिशा में हो तो स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। बस यही ध्यान रखना है। आज तो नॉर्मल था, आज पहला वीडियो था, तैयारी उतनी करके आए भी नहीं थे तो उतना ठीक है, लेकिन अगर आपने ये 20 क्वेश्चन समझ लिया तो मान लो आपका मैथ्स का फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। डेली ऐसी प्रैक्टिस ही 2026 में सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन समझ लिया तो मान लो आपका मैथ का फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। डेली ऐसी प्रैक्टिस ही आपको 2026 में सिलेक्शन दिलाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज़ पूरे सिलेबस को कवर करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो।